Hello everyone, I am Raj Singh Manohar, PGT History from Kendriya Vidyalaya number 4 Jaipur and I welcomes all of you to e-content of class 12th history और आज हम लोग जिस चैप्टर को स्टडी करेंगे दैट इज़ एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा। अब्दुल रजाक जो कि एक बहुत फेमस पर्शियन ट्रैवलर थे और पर्शियन एम्बेसडर भी थे और 14th सेंचुरी के अंदर उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर ट्रैवल किया। एक सिटी के बारे में वो अपने अकाउंट में लिखते हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी सिटी और इतनी प्रॉस्परस सिटी जो है वो कोई दूसरी नहीं थी। ऑल ऑफ यू अब्दुल रजाक ने अपने अकाउंट में जिस सिटी के बारे में एक्सप्लेन किया है वो सिटी विजयनगरा किंगडम। विजयनगरा की अगर हम लोग बात करें तो 14th सेंचुरी के अंदर ये किंगडम इस्टेब्लिश हुआ और अप टू 17th सेंचुरी तक हम लोग देखें तो हमारे डेक्कन पेनिनसुला के रीजन के अंदर ये किंगडम जो है ये कंटिन्यू बना रहा। विजयनगरा की जब हम लोग है ना इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे तो हम है ना इसके बेसिकली हम लोग 2 और 3 पार्ट्स के ऊपर हम लोग मेनली एम्फेसाइज करेंगे जिसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर और ट्रेड है। ऑल ऑफ यू हम लोग देखें तो विजयनगरा रूलर जो कि एक हिंदू रूलर थे उन्होंने अपने एरियाज़ के अंदर एक लार्ज स्केल के ऊपर टेम्पल्स जो है उनको बिल्ड किया। ये टेम्पल्स उनकी लाइफ के अंदर और उनके डेली रूटीन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते थे। दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो यहाँ पर जो टेम्पल्स बनाए गए उनका आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो एक तरह से कहा जाए डिस्टिंक्टिव फीचर लिए हुए था। दैन साथ ही हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से विजयनगरा रूलर्स जो हैं उन्होंने अपने ट्रेड के चलते हुए अपने किंगडम को एक बहुत प्रॉस्परस किंगडम के रूप में कन्वर्ट किया। ऑल ऑफ यू जब हम लोग है ना 14th और 17th सेंचुरी की मिड के अंदर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर है ना जितनी भी जो रीजनल पावर्स जो एमर्ज हुई उनमें से सबसे बड़ा जो नाम हमारे सामने आता है वो विजयनगरा किंगडम का ही था। विजयनगरा न केवल अपने पॉलिटिकल पावर के बल्कि साथ ही अपने कल्चर अपने लिटरेचर जिसमें उन्होंने मेनली तेलुगु लिटरेचर जो है उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश किया, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। Hello everyone, now we move to our chapter 7 that is an imperial capital Vijayanagara. ऑल ऑफ यू बेसिकली अगर हम लोग है ना अभी जो थीम सेकंड है उस थीम सेकंड के अंदर हम लोग मिडिवल पीरियड जो है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और मिडिवल पीरियड की हम लोग बात करें तो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन इंक्लूडिंग जो ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस जो है उन्होंने हमारे मिडिवल इंडिया को उन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ में जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि दैट वाज द ईरा ऑफ इस्लामिक पीरियड और देन उसके पीछे उन्होंने रीज़न भी दिया कि एक लॉन्ग टाइम तक अप टू 4 to 5 सेंचुरीज तक हम लोग देखें तो दिल्ली जो है वो सेंटर पावर बना रहा और इस दिल्ली के ऊपर इस्लामिक डायनेस्टीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश होती रहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, हम लोग देखें तो जब जब है ना दिल्ली दैट्स मीन सेंटर जो था जब वो वीक होता उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो रीजनल पावर्स को मिलता। रीजनल पावर्स जो हैं वो टाइमली राइज हुई और उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो टाइमली उन्होंने शो भी करी। ऐसे ही एक रीजनल पावर जो है जिसको हम लोग है ना चैप्टर 7 के अंदर रीड आउट करने वाले हैं वो है विजयनगरा। ऑल ऑफ यू 14th सेंचुरी के अंदर विजयनगरा जो है वो एक हिंदू डायनेस्टी के रूप में इस्टेब्लिश हुई और आने वाले ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज तक हम लोग देखें तो विजयनगरा जो है उसका कंट्रीब्यूशन सदर्न इंडिया में एक लार्ज स्केल के ऊपर बना रहा। दैट्स वाई इसीलिए विजयनगरा डायनेस्टी जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। न केवल पॉलिटिकल बल्कि हम लोग विजयनगरा डायनेस्टी को जब हम लोग रीड आउट करते हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री से कहीं ज़्यादा हम लोग बात करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ विजयनगरा इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बेसिकली हम लोग आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि किस तरह से आर्किटेक्चर को एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेस देने के बाद में एक पॉलिटिकल पावर ने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया, स्पेशली इन दैट रीजन जहाँ पर उसकी सराउंडिंग जो है वो एक डिफरेंट रिलीजन की किंगडम्स इस्टेब्लिश थे। एक लॉन्ग टाइम तक जो इस्लामिक जो किंगडम जो कि विजयनगरा की बाउंड्री या फ्रंट के ऊपर थे उनके साथ में कंटिन्यूसली बैटल जो है वो हमें विजयनगरा रूलर्स की देखने को मिलती है। ऑल ऑफ यू विजयनगरा की अगर हम लोग बात करें विजयनगरा डायनेस्टी जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2 ब्रदर के द्वारा किया गया दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1336 और ये दोनों ब्रदर जो है इनका नाम हमें हरिहर और बुक्का मिलता है और इन्होंने कृष्णा और तुंगभद्रा ये जो 2 रिवर हैं इन दोनों रिवर के जो दोआब वाला जो एरिया है वहाँ पर उन्होंने विजयनगरा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। ये नेम विजयनगरा जिसको हम लोग है ना अगर हम लोग लिटरेरी मीनिंग की बात करें तो दैट इज़ सिटी ऑफ विक्ट्री
और काफ़ी हद तक है ना ये अपनी जो है ना ये जो लिटरेरी मीनिंग है उसको इस एम्पायर ने काफ़ी हद तक प्रूव भी किया। एक लॉन्ग टाइम तक हम लोग देखें तो विजयनगरा जो है वो एक सिटी ऑफ विक्ट्री के रूप में हमेशा रिकग्नाइज की गई। यहाँ से हम लोग देखें तो है ना ये हरिहर और बुक्कानी जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के जो दोआब जो पार्ट था वहाँ पर अपने जो किंगडम को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में हम लोग देखें तो आने वाले रूलर्स जो है उन्होंने इसको एक लार्जर एरिया के ऊपर एक पूरी तरह से इसको स्प्रेड किया। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो है ना कर्नाटक से लेकर हम लोग देखें तो तमिलनाडु का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ तक हम लोग देखें तो विजयनगर डायनेस्टी जो है उसकी बाउंड्रीज जो है वो स्प्रेड हुई। ईस्टर्न एरियाज़ के अंदर हम लोग देखें तो उड़ीसा तक का रीजन जो है वो विजयनगरा के अंडर में रहा। सो एक तरह से कहा जाए जब हम कृष्णदेव राय की बात करेंगे जहाँ पर है ना जो विजयनगरा एम्पायर की जो बाउंड्रीज जो थी वो एक लार्जर एरिया के अंदर इस्टेब्लिश होती हुई हमारे सामने आती है। ऑल ऑफ यू नाउ क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ना एक आज से ऑलमोस्ट है ना मिडिवल पीरियड के है ना एक एम्पायर के बारे में, और है ना हमें मालूम है कि हिस्ट्री जो है वो टोटली बेस्ड होती है अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर। नाउ हम लोग जब विजयनगरा एम्पायर की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसकी जो फाइंडिंग्स है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। विजयनगरा जैसे ही इसका डिक्लाइन हुआ हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा एम्पायर और स्पेशली जो जो इसकी कैपिटल सिटीज़ थी इंक्लूडिंग हम्पी हम लोग देखें तो एक लार्जर तरीके इसका डिस्ट्रक्शन जो है वो राइवलरीज़ के द्वारा हमारे सामने होता हुआ देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई इसीलिए हम लोग देखें तो इसके र्यून्स जो है वो एक ना काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक हम लोग देखें तो उनको इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं मिली। हम देखें तो ना विजयनगरा एम्पायर की हिस्ट्री और स्पेशली इसके जो र्यून्स हैं उनकी जो डिस्कवरी करने का काम जो है वो 1800 के अंदर किया गया। स्पेशली एक पर्सन जिनका नाम कॉलिन मैकेंजी हमें मिलता है, उन्होंने इस है ना हम्पी और है ना जो विजयनगरा जो है उसके रियलिक्स जो है उनको डिस्कवरी करने का काम स्टार्ट किया। हम देखें तो है ना 1815 के अंदर कॉलिन मैकेंजी जो है वो हमारे फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया मिले, इंडिया के रूप में अपॉइंट हुए, और 1821 तक हम लोग देखें तो वो इस पोस्ट के ऊपर बने रहे। हम देखें तो सर्वेयर जनरल रहते हुए कॉलिन मैकेंजी जो थे उन्होंने हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट के अंदर सर्वेज जो है उनको उन्होंने इस्टेब्लिश किया। स्पेशली हम लोग देखें तो सदर्न इंडिया के अंदर कई सारे सर्वेस किए गए। सदर्न इंडिया के बारे में हम लोग देखें तो कॉलिन मैकेंजी जो है उनके जो थॉट्स जो थे वो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए डिफरेंट थे। उन्होंने सदर्न इंडिया को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि सदर्न इंडिया के अंदर एक लॉन्ग टाइम तक मैनेजमेंट जो है वो एक तरह से कहा जाए इतना इफेक्टिव नहीं था। दैट्स व्हाई इसीलिए वहाँ की जो हिस्ट्री है वो है ना हमें इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं मिलती। दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो उन्होंने सर्वे सदर्न इंडिया के अंदर सर्वे करते वक्त उन्होंने जो हमारे कस्टम्स थे, हमारे एक तरह से कहा जाए वॉटेवर जो रिचुअल्स जो थे उनको भी उन्होंने इम्पॉर्टेंस दी। हमारी जो लोकल ट्रेडिशंस जो थे उनको उन्होंने कंपाइल करना शुरू किया, और इसी कंपाइलेशन के वर्क के ऊपर उन्होंने हमारे सदर्न इंडिया की हिस्ट्री जो है उसको उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। नाउ कॉलिन मैकेंजी का जो कंट्रीब्यूशन था उसी कंट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर हम लोग देखें तो विजयनगरा की हिस्ट्री जो है उसको बाकायदा एक हिस्टोरिकल मैनर के अंदर उसको कंपाइल करने का काम किया गया। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट वन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके जो है ना इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट होता है दैट इज़ किंग्स एंड ट्रेडर्स। बेसिकली जब हम लोग है ना विजयनगरा की बात करते हैं, हम लोग किसी भी एम्पायर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग है ना जब विजयनगरा की बात करते हैं तो हम लोग केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात नहीं करें, बल्कि हम लोग बात करेंगे है ना वहाँ की इकोनॉमी कंडीशन की। ऑल ऑफ यू आने वाले जितने भी जो है ना हमारे इंडिया में ट्रैवलर्स थे और जिन्होंने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर गए, जैसे फॉर एग्जांपल विजयनगरा के अंदर जो ट्रैवलर्स आए जिसमें अब्दुल रजाक जैसे नाम हमारे सामने आते हैं, इन्होंने विजयनगरा की जो इकोनॉमी कंडीशन जो है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, और उन्होंने कहा कि विजयनगरा जो है वो अपने टाइम के सबसे प्रॉस्पेरस किंगडम के रूप में इस्टेब्लिश हुआ, और इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न जो है वो ट्रेड का था। बेसिकली जब हम लोग इकोनॉमी कंडीशन की बात करते हैं विजयनगरा की तो यहाँ पर हमारे सामने डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, विजयनगरा जो है वो एक एरिड रीजन के अंदर इस्टेब्लिश है जहाँ पे फर्टाइल लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो इतना शॉर्ट मैनर के अंदर है कि वो एक रेवेन्यू के मेजर सोर्स के रूप में इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। दैट्स वाई यहाँ के रूलर्स जो है उन्होंने ट्रेड की इंपॉर्टेंस जो है उसको उन्होंने ध्यान रखा। हम देखें तो यहाँ पर लार्ज स्केल के ऊपर ट्रेड जो है उनको इस्टेब्लिश किया गया, और यहाँ पर
जो ट्रेड किया गया उनमें से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हमारे सामने इम्पॉर्टेंट ट्रेड की जो है ना चीज़ें हमारे सामने आती हैं उनमें हॉर्सेस का नाम आता है। हॉर्सेस एक तरह से कहा जाए स्टेट जो विजयनगरा स्टेट जो है उसने इंडिया के अंदर जो हॉर्सेस के जो ट्रेड है उस ट्रेड के ऊपर अपनी इंपॉर्टेंस को या मोनोपोली को हमेशा इस्टेब्लिश किया। हॉर्सेस जो कि अरेबिया या सेंट्रल एशिया से मंगाए जाते थे और हम लोग देखें तो ये सारे हॉर्सेस जो हैं इनको विजयनगरा एम्पायर के अंदर लाया जाता था। हम देखें तो यहाँ पर है ना जो ट्रेड था हॉर्सेस और जो अदर जो है ना सब्सटेंस का जो ट्रेड जो था उसके साथ में हम लोग देखें तो जो नेबरिंग किंगडम्स जो थे उनके साथ में हमेशा कंपटीशन जो है वो विजयनगर एम्पायर का हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सम ऑफ द जब ट्रेड्स की बात करते हैं तो ट्रेड्स के अंदर है ना सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ का नाम हमारे सामने आता है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है ना ट्रेड के अंदर कई सारी कम्युनिटीज़ जो है उनका इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें अरब से कुदराई चेटी थे, पोर्चुगीज़ थे और ये ट्रेडर्स जो है इनको है ना विजयनगरा जो डायनेस्टी है उस डायनेस्टी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हायर स्टेटस जो है वो इनको प्रोवाइड कर रखा था। हम देखें तो जब ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड का जो मार्केट जो है उस मार्केट के अंदर कई सारी कॉमन कमोडिटीज़ थी और ये कमोडिटीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज थी, जिनमें से स्पाइसेस, टेक्सटाइल और प्रेशियस स्टोन जो है ये भी लार्ज स्केल के ऊपर मंगाई जाती थी। नाउ एक तरह से कहा जाए जब हम लोग विजयनगर डायनेस्टी की बात करते हैं और डायनेस्टी को जब है ना अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो यही है कि विजयनगर क्या सच में इतना प्रॉस्पेरस था। मैंने अभी आपको कहा कि जो आने वाले जो ट्रैवलर्स जो थे उन्होंने इसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और कहीं ना कहीं जो ये ट्रेड जो था जो कि ना केवल इंटीरियर था बल्कि हम लोग देखें तो जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे अरब वगैरह कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ में या फिर आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कि पोर्चुगीज़ जब इस्टेब्लिश हुए इंडिया में और पोर्चुगीज़ के साथ में जब ट्रेडर्स जो है वो विजयनगर डायनेस्टी का इस्टेब्लिश हुआ तो ये जो फॉरेन पावर्स जो थी इनके साथ में जो ट्रेड जो था इसकी वजह से विजयनगरा जो है वो डेफिनेटली एक प्रॉस्पेरस स्टेट के रूप में हमारे सामने आता हुआ देखने को मिलता है। ऑल ऑफ़ यू नाउ पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने मैंने आपके सामने एक है ना स्क्रीन के ऊपर मैंने एक है ना स्लाइड दी है। इस स्लाइड के अंदर हम लोग देखने की बात करेंगे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो किस तरह से विजयनगरा की रही। हम लोग है ना ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री आपके चैप्टर में काफ़ी कम दी है, दैट्स व्हाई इसीलिए हम लोग जस्ट है ना थोड़ा से पॉइंट्स जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो है ना विजयनगरा डायनेस्टी जो है यहाँ पर 4 डिफरेंट डायनेस्टीज़ जो है इनके रूल हमारे सामने आते हैं। जैसे हम लोग देखें तो संगमन डायनेस्टी जिसने 1336 से लेकर 1485 तक अपने रूल को इस्टेब्लिश किया। सालुआ डायनेस्टी जिसने 1485 से लेकर 1503 तक है ना अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तलुआ डायनेस्टी जिसने 1503 से लेकर 1542 तक अपने आप को इस्टेब्लिश किया। और अरेविडू जो कि 1542 के बाद में एक लॉन्गर पीरियड जब तालीकोटा का वॉर जो कि 1565 में हुआ उसके बाद में भी हम लोग देखें तो अरेविडू जो है वो एक लॉन्गर पीरियड तक एक स्मॉल रीजनल पावर के रूप में विजयनगरा के आसपास के एरिया के ऊपर रूल करते रहे। ये 4 डिफरेंट डायनेस्टीज थी जिन्होंने टाइम पीरियड के अंदर हम लोग देखें तो विजयनगरा के ऊपर अपने रूल को इस्टेब्लिश किया। ऑल ऑफ़ यू जब विजयनगरा की बात की जाती है, जब हम लोग है ना उसके पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं, जब उसके अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर रूलर को हमें स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वो रूलर थे कृष्णदेव राय। हम देखें तो कृष्णदेव राय जो है उनके पीरियड के अंदर विजयनगर डायनेस्टी जो है उसका ना केवल पॉलिटिकल एक्सपेंशन जो है वो हमें देखने को मिलता है बल्कि हम लोग देखें तो आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर भी हमें एक लार्ज स्केल के ऊपर डेवलपमेंट जो है वो हमें उस पीरियड में देखने को मिलता है। जब हम लोग कृष्णदेव राय की अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो मैंने आपके सामने सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स जो है उसको मैंने मार्क किया है। जैसे हम लोग देखें तो रायचूर दोआब जो है उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया और है ना कंट्रोल करने के बाद में उसको विजयनगर जो एम्पायर है उसके अंडर में लाया गया। इसके साथ में हम लोग देखें तो डिफरेंट वॉर्स जो है वो इस पीरियड में देखने को मिलती है, जिसमें से इंपॉर्टेंट वॉर के अंदर हम लोग बात करें तो उड़ीसा और बीजापुर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स है उन दोनों स्टेट्स को डिफीट किया गया और उनके पूरे जो एरिया जो था उसको विजयनगर डायनेस्टी के अंडर में ला लिया गया। दैन साथ ही हम लोग देखें तो यहाँ पर ना जब मैंने अभी आपको कहा कि विजयनगर के पीरियड में कृष्णदेव राय जो है वो ना केवल पॉलिटिकल अचीवमेंट्स बल्कि हम लोग देखें तो उनके अदर अचीवमेंट्स जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर कृष्णदेव राय का एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो है वो गोपुरम का इंट्रोड्यूस करना है। गोपुरम जिसको हम लोग गेटवे भी कह सकते हैं, प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, ये एक ना
आर्किटेक्चरल स्टाइल थी जो कि कृष्ण देव राय के द्वारा टेम्पल बिल्डिंग के अंदर इंट्रोड्यूस की गई। दैन साथ ही हम लोग देखें तो है ना कृष्ण देव राय जो है उन्होंने अपने विजयनगर के अपनी जो कैपिटल सिटी है उसी के पास में एक और उन्होंने छोटी सी सिटी जो है उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया जिसका नाम नागलपुरम रखा गया। ना यहाँ तक हम देखें तो कृष्णदेव राय के पीरियड तक 1529 तक 1529 तक हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक स्मूथ चल रही थी, लेकिन जैसे ही कृष्णदेव राय की डेथ होती है उसके बाद में हम लोग देखें तो विजयनगर एम्पायर जो है उसमें कई सारे चेंजेस जो है वो हमारे सामने आते हैं। ऑल ऑफ एक डायनेस्टी का जो डिक्लाइन होता है उस डिक्लाइन के पीछे एक बहुत बड़ा रोल जो है वो वीक सक्सेसर का होता है। विजयनगर के साथ में भी यही हुआ। कृष्णदेव राय की डेथ के बाद में हम लोग देखें तो जितने भी जो सक्सेसर जो थे वो सभी वीक हुए और इसकी वीकनेस का फ़ायदा जो है वो फ्रंटियर जो पावर्स जो थी उन्होंने उठाया। हम देखें तो कृष्णदेव राय के बाद में कई सारी प्रॉब्लम्स या कई सारे चैलेंजेस जो हैं वो विजयनगर डायनेस्टी को फेस करने पड़े, जिसमें से रिबेलियंस बाय नायकाज है। नायकाज जो कि मिलिट्री कमांडर थे उनके द्वारा हम लोग देखें तो एक लार्ज स्केल के ऊपर रिबेल किए गए। दैन सल्तनत अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, ये जो तीनों सल्तनत जो कि फ्रंटियर सल्तनत थी उन्होंने आपस में अलायंस को इस्टेब्लिश किया और अलायंस ने एक तरह से कहा जाए विजयनगर जो डायनेस्टी जो है या विजयनगर जो एम्पायर है उस एम्पायर के अगेंस्ट में एक वॉर या एक बैटल जो है उसको उन्होंने स्टार्ट किया। 1565 के अंदर हम लोग देखें तो एक बैटल जो है वो है ना सदर्न इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होती है जिसको बैटल ऑफ तालीकोटा या फिर बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी के नाम से बुलाया जाता है। और इसके अंदर हम लोग देखें तो राम राय जो है उसकी डिफीट जो है वो इन्हीं सल्तनत अलायंस के द्वारा हो जाती है। और इसी के साथ में हम लोग देखें तो जो कैपिटल सिटी जो है उसको पूरी तरह से सैक्ट कर दिया जाता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, पूरी तरह से जो है ना विजयनगर की जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को लूटा जाता है, जो बिल्डिंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। एक तरह से कहा जाए पूरी कैपिटल सिटी जो है उसको सैक कर दिया जाता है। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो है ना हमारे सामने एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या सच में विजयनगर, क्योंकि है ना विजयनगर एम्पायर की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्दर्न साइड के अंदर ये अपने से एक डिफरेंट रिलीजन के जो सल्तनत जो थे उनके द्वारा कवर्ड था। हमारे सामने एक क्वेश्चन रेज होता है कि विजयनगर जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या रही होगी। हम लोग देखें तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर नो डाउट विजयनगर के जो रूलर्स जो थे वो अपने एम्पायर के हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन ये रिलीजियस नहीं था। ऐसा नहीं कि हम लोग कहें कि है ना क्योंकि है ना अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा ये तीनों मुस्लिम रूल्स थे और विजयनगर जो है वो एक हिंदू रूल था, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि है ना यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी जो थी वो रिलीजियस बेस थी। हम देखें तो बहुत सारे एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में 2 एग्जांपल दिए गए हैं जो कि ये बताते हैं कि विजयनगर के जो रूलर्स जो थे उन्होंने रिलीजन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी और बाकायदा समटाइम्स हम लोग देखें तो उन्होंने जो मुस्लिम सल्तनत है उसकी उन्होंने हेल्प भी करी। हम देखें तो दैट्स वाई इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी जो थी विजयनगर की वो ऑफन कोऑपरेटिव रही, लेकिन ये एक शॉर्ट पीरियड तक रही। उसके बाद में हम लोग देखें तो है ना राक्षस तंगड़ी के वॉर के बाद में काफ़ी हद तक है ना फॉरेन पॉलिसी जो है उसको रेस्पॉन्सिबल माना गया। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग देखें तो है ना विजयनगर जब रूलर या विजयनगर एम्पायर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है दैट इज़ नायकास। ऑल ऑफ़ यू आप लोग अपनी क्लास 11th के अंदर फ्यूडलिज्म पढ़ चुके हैं। आपको मालूम होगा कि किस तरह से एक रूलर जो है वो अपनी पावर को डिसइंटीग्रेट करता है अपने से लोअर पार्ट के अंदर डिवाइड करके, और यही डिसइंटीग्रेशन जो है वो आगे चलकर एम्पायर को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। हम देखें तो विजयनगर एम्पायर के अंदर भी हम लोग बात करें तो काफ़ी हद तक जो फ्यूडलिज्म के जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें उस पीरियड के अंदर मिलती है। हम देखें तो विजयनगर एम्पायर के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिट है उसका नाम हमें नायकास के नाम से आता है। नायकास की अगर हम लोग बात करें तो ये मिलिट्री चीफ थे जिनको हम लोग देखें तो अपनी पावर को एक्सरसाइज करने और दैन साथ ही हम लोग देखें तो अपने जो फोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने की इनको पावर दे रखी थी, और दैन साथ ही हम लोग देखें तो इनके पास में एक लार्ज स्केल के ऊपर आर्मी सपोर्टर जो है वो भी रहा करते थे। हम देखें तो ये आर्मी जो चीफ जो थे ये एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, और दैन साथ ही हम लोग देखें तो ये अपने साथ में किसान जो हैं जो पीजेंट्स जो है उनको भी ये लेकर चला करते थे ताकि जो न्यू एरियाज़ हैं उन न्यू एरियाज़ के अंदर जो फर्टाइल लैंड है उसको वो सर्च कर सकें और अपने साथ में जो पीजेंट्स हैं उनको वहाँ पर सेटल डाउन कर सकें। हम देखें तो ये जो नायकाज़ हैं
इन नायकाज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे सामने आती है वो है कि ये नायकाज़ जो है ये स्पेशली तेलुगु और कन्नड़ा बोला करते थे, और देन साथ ही हम लोग देखें तो है ना ये किंग ऑफ विजयनगरा जो है उनके अंडर में रहा करते थे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब सेंट्रल वीक होता है तो डेफ़िनेटली इसका फ़ायदा जो है वो रीजनल पावर्स उठाती हैं। ठीक ऐसे ही जब विजयनगर रूलर जो थे जब वो वीक होने शुरू हुए तो इनका फ़ायदा जो है वो नायकाज़ उठाने की कोशिश करते थे। विजयनगरा रूलर के एडिक्वेट या एक तरह से कहा जाए वीक होने की कंडीशन के अंदर ये नायकाज़ अपने एरिया के अंदर रिबेल करते थे, और समटाइम्स हम लोग देखें तो ये इंडिपेंडेंट किंगडम जो है उसको इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश किया करते रहते थे। नाउ नायकाज़ के साथ में हम लोग देखें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो फीचर जो कि हमें विजयनगरा का मिलता है, दैट इज़ अमर नायका सिस्टम। ऑल ऑफ़ यू, आज भी अगर हम लोग सदर्न इंडिया में जाएं और आज भी स्पेशली हम लोग तेलुगु जहाँ पर बोली जाती है, और इवन कर्नाटका का जो नॉर्थन रीजन है, अगर हम लोग यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद में जो म्यूज़िक है इस म्यूज़िक को अगर हम लोग सुनने की कोशिश करें तो हमें कहीं ना कहीं नायकाज़ की जो स्टोरीज़ हैं वो आज भी हमें सुनने को मिलती है। एक तरह से कहा जाए जो नायका सिस्टम जो था वो एक तरह से अमर रहा, और ये अमर नायक जो है इन्होंने विजयनगर जो डायनेस्टी है या विजयनगर जो एम्पायर है उसको स्ट्रेंथन करने में अपना एक लार्ज स्केल के ऊपर कंट्रीब्यूशन दिया। हम देखें तो ये एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था जो कि विजयनगर रूलर के द्वारा इस्टेब्लिश किया। बेसिकली सम ऑफ द हिस्टोरियंस जो है वो ये मानते हैं कि जो अमर नायका सिस्टम जो है उसका ओरिजिनली जो ओरिजिन हुआ दैट इज़ फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, जहाँ पर इक्ता सिस्टम इस्टेब्लिश किया था। उसी इक्ता सिस्टम को थोड़ा सा रिफॉर्म करने के बाद में अमर नायका सिस्टम के रूप में विजयनगरा रूलर्स जो है उन्होंने अपनी एरिया के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया। हम देखें तो यहाँ पर ये मिलिट्री कमांडर्स थे जो कि टेरिटरीज जिनको दी जाती थी, और ये राया, राया का मतलब यहाँ पर है किंग्स। हम लोग देखें तो जो किंग ऑफ विजयनगरा जो है उन्होंने अपने लिए राया टाइटल जो है उसको उन्होंने यूज़ किया। जैसे इससे पहले हम लोग दो किंग्स की बात कर चुके हैं, कृष्णदेव राय और राम राय। तो ये राय जो है दैट वाज अ टाइटल, और राय के द्वारा जो टेरिटरीज़ जो थी वो टेरिटरीज़ इन मिलिट्री कमांडर्स को दी जाती थी। मिलिट्री कमांडर्स जो है वो इस टेरिटरी का यूज़ न केवल अपने लिए बल्कि स्टेट के लिए करते करते थे। हम देखें तो इनका मेजर वर्क था कि अपनी टेरिटरीज से टैक्सेस जो है उनको कलेक्ट करना, पीजेंट्स से रेवेन्यू इकट्ठा करना, ट्रेडर्स जो है उनसे रेवेन्यू को इकट्ठा करना, और जो पार्ट जो कि अपने खुद के एक्सपेंसेस के लिए रखते थे उसको रखने के बाद में जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट जो था वो अपनी सेंटर पावर दैट्स मीन जो विजयनगरा रूलर्स जो हैं उनके पास में भेज दिया करते थे। ना एक तरह से कहा जाए ना केवल ये एक मिलिट्री कमांडर के रूप में हमारे सामने इनका राइज हमें देखने को मिलता है, बल्कि हम लोग देखें तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे सामने आता है वो है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो इन्होंने अपने लिए बाकायदा, क्योंकि इनके पास में ये मिलिट्री कमांडर थे दैट्स वाई इनके पास में ट्रुप्स रहा करते थे, और इस ट्रुप के अंदर हॉर्सेस और एलिफेंट्स जो है वो भी इनके अंदर इंक्लूड रहा करते थे। ये जो आर्मी के जो ट्रूप्स जो थे अमर नायका के लिए ये ज़रूरी था कि जब कभी भी जो सेंटर पावर दैट्स मीन जो विजयनगरा रूलर्स जो हैं जब कभी भी वॉर के अंदर एंगेज हों तो ये अमर नायका की ये ड्यूटी बनती थी कि वो अपने ना जो ट्रुप है उस ट्रुप को ले जाकर जो रूलर हैं उन रूलर की हेल्प करें। हम देखें तो यहाँ पर है ना अमर नायका के लिए एक और वर्क जो है वो यहाँ पर हमारे सामने आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनके लिए इम्पॉर्टेंट था कि जो अपना एरिया है उस एरिया के अंदर इरिगेशन टैंक और टेम्पल्स जो हैं ये उनको मेंटेन करके रखेंगे। दैन साथ ही हम लोग देखें तो अपनी ना ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए इनके लिए ज़रूरी था कि ये साल के अंदर कम से कम एक बार जो है वो राया के सामने या तो खुद प्रेजेंट होंगे, नहीं तो एनुअल ट्रिब्यूट जो है उसको वो प्रोवाइड करेंगे। दैन हम लोग देखें तो यही अमर नायका जो है मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जब कभी भी सेंटर वीक होता है तो इसका फ़ायदा जो है वो रीजनल पावर्स को मिलता है। यही सेम फ्यूडल सिस्टम के अंदर हुआ, जब रूलर्स वीक होने शुरू हुए तो इन्हीं लोगों ने दैट्स अमर नायकास जो है उन्होंने रिबेल करने स्टार्ट किया और इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम जो है उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया। नाउ विजयनगरा मैंने आपके सामने अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल की हम लोग बात करेंगे कि विजयनगरा जो है वो कैपिटल जो है वो किस तरह से इस्टेब्लिश हुई और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ऑल ऑफ यू, विजयनगरा जो है ये एक तरह से कहा जाए कि ना सदर्न इंडिया के अंदर हमारा जो नॉर्दर्न कर्नाटका वाला जो एरिया है उसके नॉर्दर्न एरिया के अंदर ये इस्टेब्लिश की गई। ये एक हिली रीजन है और इस हिली रीजन के पास में ही हम लोग देखें तो यहाँ पर दोआब एरिया हमें मिलता है जो कि तुंगभद्रा और कृष्णा का है।
तुंगभद्रा रिवर के बैंक के ऊपर हम लोग देखें तो विजयनगर की जो कैपिटल, जिसको हम लोग आज की डेट में हम्पी बुलाते हैं, उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया। यहाँ पर तुंगभद्रा जो है वो एक है ना रिवर जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर के रूप में हमारे सामने आती है। दैन साथ ही क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो हिल्स से कवर्ड है, दैट्स वाई यहाँ पर सीजनल स्ट्रीम्स, दैट्स मीन जब मानसून सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, तो यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीम्स है जो कि इन ग्रेनाइट हिल्स के अंदर फ्लो होती हैं। ये भी एक वाटर का मेजर सोर्स के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग है ना एक ऐसे एरिया की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी एरिड था, और इस एरिड रीजन के होने की वजह से यहाँ पर वाटर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसके सिक्योर करना या वाटर को ना एक तरह से प्रिजर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दैट्स वाई इसीलिए विजयनगरा रूलर्स जो है उन्होंने वाटर को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने कई सारे टैंक्स जो है उनको उन्होंने बिल्ड किया, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टैंक जो है वो कमलपुरम है, जो कि आपके सामने मैंने स्क्रीन पे है। ना केवल टैंक्स बल्कि हम लोग देखें तो है ना इरिगेशन के लिए कई सारी कैनाल्स जो हैं उनको भी बाकायदा बिल्ड किया गया, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैनाल है वो हीरिया कैनाल के नाम से बुलाई गई है। सो एक तरह से कहा जाए वाटर रिसोर्सेज जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे विजयनगरा रूलर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट वन जो पॉइंट आपके सामने है दैट इज़ फोर्टिफिकेशन। ऑल ऑफ यू, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है आप अपने एरिया की चारों तरफ वॉल्स को बिल्ड करें ताकि आपको आपके एरिया के अंदर आपको सिक्योरिटी अवेलेबल हो सके। हम देखें तो इस फोर्टिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो है ना विजयनगरा का फोर्टिफिकेशन जो है वो अपने कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर दूसरे किंगडम से बिल्कुल डिफरेंट था। दैट्स वाई इसीलिए अब्दुल रज़ाक जब है ना विजयनगर डायनेस्टी के अंदर आते हैं तो उन्होंने इस फोर्टिफिकेशन को देखने के बाद में उन्होंने काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट जो है वो उन्होंने अपने एक्सप्लेन किए। ऑल ऑफ यू, अगर हम लोग देखें तो अब्दुल रज़ाक के अकॉर्डिंग जो विजयनगरा जो कैपिटल जो है या विजयनगरा कैपिटल का जो टेरिटरी है उस टेरिटरी को 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन के द्वारा कवर किया गया था, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो वॉल्स जो बनाई गई वो फील्ड्स की जो कल्टिवेटेड फील्ड्स थी, जो एग्रीकल्चर लैंड जो था, दैन साथ ही जो गार्डन और जो है ना हाउसेस जो थे उनके चारों तरफ इन वॉल्स को क्रिएट किया गया था। दैन अगर हम लोग बात करें तो ये ना केवल शहर के चारों तरफ थी बल्कि हम लोग देखें तो ये फार्मलैंड्स और फॉरेस्ट जो है उनके भी चारों तरफ जो है वो वॉल्स को क्रिएट किया गया। दैन साथ ही एक कहना पर्टिकुलर वॉल जो है उसको जो कैपिटल जो एरिया है उसके एरिया को भी इसको चारों तरफ से उसको सिक्योर किया गया एक वॉल को क्रिएट करके। नाउ इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट लाइन जो है वो फॉर्म्स के अराउंड थी, सेकंड लाइन की अगर हम लोग बात करें तो वो अर्बन कॉम्प्लेक्स जो है उनके चारों तरफ थी, और दैन थर्ड लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो रॉयल सेंटर है उसके चारों तरफ इसको कवर्ड किया गया। नाउ हर जो मेजर स्ट्रक्चर जो था उसको चारों तरफ से वॉल्स के द्वारा कवर्ड कर दिया गया। नाउ एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो फोर्टिफिकेशन जो किया गया था वो ऐसा क्यों किया गया। बेसिकली आपको मालूम होगा आज मिडिवल पीरियड और एंशियंट पीरियड के अंदर जब कभी भी बैटल्स हुआ करती थी तो किंग्स जो है वो डायरेक्टली बैटल नहीं किया करते थे, बल्कि वो एक है ना जो एनिमी जो है उस एनिमी की जो कैपिटल या उसका जो एरिया है उस एरिया की चारों तरफ वो अपनी आर्मी को रख दिया करते थे, और वो वेट करते थे कि कब उनके एनिमी के जो है ना पास में जो राशन है वो कब ख़त्म हो और उस कंडीशन का बेनिफिट जो है वो उठा सकें। हम देखें तो यही सेम चीज़ जो है वो है ना उस पीरियड के अंदर भी थी, और अपनी स्टारवेशन से बचने के लिए जो विजयनगरा के जो रूलर्स जो है उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से उन्होंने इसको इस फोर्टिफिकेशन को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो ये इसका मतलब यही था कि अपनी एग्रीकल्चर फील्ड को वो इसलिए कवर्ड करना चाहते थे कि अगर है ना वॉर के टाइम में, बैटल के टाइम में ऐसा हो, अगर बैटल होती है तो वो अपने जो स्टारवेशन वाली जो कंडीशन है उस कंडीशन से वो अपने आप को बचा सकें और उनके फूड की जो सप्लाई है वो एडिक्वेटली होती रहे। नाउ यहाँ पर जब हम लोग फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, डेफिनेटली आप सोच के देखें हमारे जो सिटीज़ हैं दिल्ली या जयपुर जैसी जो सिटीज़ हैं, इन सिटीज़ के अंदर हम देखते हैं कि चारों तरफ से वॉल्स क्रिएट की गई हैं और वॉल्स के अंदर गेटवेज़ हैं, बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं, और प्रवेश द्वारों से लोग जो है वो आते और जाने का काम करते हैं। नाउ ये जो गेटवेज थे इनको इनर पार्ट और आउटर पार्ट तक कनेक्ट करने के लिए हम लोग देखें तो रोड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम देखें तो है ना विजयनगरा जो है यहाँ पर हमें रोड्स जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंटली हमें देखने को मिलती हैं। हम देखें तो एंट्री इनटू फोर्ट थ्रू रॉयल गार्डेड गेट्स, यानी
काफ़ी इंपॉर्टेंट गेट्स थे और उन गेट्स के ऊपर बाकायदा गार्डेड थे। गार्डेड मतलब वो सिक्योर थे, वहाँ पे आर्मी के जो है पीपल्स जो है वो रहा करते थे और वो इन गेट्स के अंदर जो एंट्री और एग्जिट्स है उनको कंट्रोल करने का काम करते थे। ये गेटवे जो है ये मेजर जो रोड्स हैं उन रोड्स के साथ में लिंक रहा करते थे। दैन हम लोग देखें तो गेटवे जो है, जो प्रवेश द्वार जो है, जैसे जैसे आपके एक सामने मैंने एक पिक्चर में बताया, इसको बाकायदा है ना इंपॉर्टेंट आर्चेस के द्वारा और डोम्स के द्वारा, गुंबद वगैरह के द्वारा इनको बनाया जाता था। आपको पता होगा जब हम लोग डोम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने सीधा सीधा ना डोम का जो आर्किटेक्चर है वो इस्लाम के साथ में जुड़ता हुआ हमें मिलता है। नाउ डोम्स के बेस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने विजयनगरा डायनेस्टी के अंदर गेटवेज का आता है। नाउ रोड जो है ये थ्रू गेट्स और है ना ट्रैकिंग पावमेंट्स के द्वारा थी। दैट्स मीन यहाँ पर रोड जो है इसके दोनों तरफ हम लोग देखें तो पावमेंट्स भी थे जहाँ पे लोग जो है वो पैदल चलने का काम करते थे। दैन साथ ही हम लोग देखें तो ये जो पूरा का पूरा जो अराउंड हिली एरिया जो है उसको वाइंड करने का काम करती थी। रोड्स उसके चारों तरफ थी, ऊपर नीचे घुमावदार, एक तरह से कहा जाए कई तरीके से ना इन रोड्स को बिल्ड करने का काम किया था। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रोड जो थी वो है ना कनेक्ट करती थी टेम्पल्स को, और दैन साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये इम्पॉर्टेंट रोड्स जो है उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बाजार्स को भी आपस में कनेक्ट करने थी। यानी दोज एरिया जहाँ पे टेम्पल्स थे या दोज एरिया जहाँ पे बाजार्स की शॉप्स वगैरह को इस्टेब्लिश किया गया था, उन एरियाज़ को कनेक्ट करने का काम जो है वो इन रोड्स के थ्रू होता था। नाउ बेसिकली जब हम लोग है ना विजयनगरा की बात करते हैं और हम लोग जब है ना इनके एरियाज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जो है ना इम्पॉर्टेंट जो एरिया जिसको रीड आउट करने की हमें ज़रूरत होती है वो है अर्बन कोर का। अर्बन कोर आपके सामने मैंने एक मैप लगाया है। इस मैप में अगर आप देखें तो इसमें हमने 3 है ना डिफरेंट रीजन्स की बात करी है। हमने अर्बन कोर की बात करी है, हमने रॉयल सेंटर की बात करी है, हमने सेक्रेट सेंटर की बात करी है। हम इस मैप के अंदर आप अर्बन कोर एरिया को आप देख सकते हैं। अर्बन कोर एरिया का मतलब था नगर का वो भाग जहाँ पे लोग जो है वो रहा करते थे। अर्बन कोर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हमें हाउसेज मिले, क्योंकि जब है ना जब एक्सकेवेशंस किए गए तो इन एक्सकेवेशंस के अंदर हमें यहाँ पे चाइना क्ले के वेसल्स मिले हैं, और चाइना क्ले उस पीरियड में ये माना जाता था कि वो केवल रिच पीपल जो है उन्हीं के द्वारा यूटिलाइज होती है। दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं कि अर्बन एरिया के अंदर जो हाउसेज़ हैं मोस्ट ऑफ द हाउसेज़ जो है वो रिच पीपल के रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट वन जो आपके है दैट इज़ चाइनीज़ प्रोक्लिन। मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे चाइनीज़ जो क्ले है उसके हमें है ना कई सारे रियलिक्स जो है वो मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि रिच पीपल के यहाँ पे हाउसेस होंगे। दैन साथ ही हम लोग देखें तो यहाँ पे है ना मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर जो है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जहाँ पे मॉस्क और टॉम्स जो है उनकी भी अवेलेबिलिटी या उनके भी है ना जो साइंस है वो हमें यहाँ पर मिले हैं। दैन बारबोसा एक ट्रैवलर जो थे वो कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डिनरी पीपल जो है उनके भी हाउसेस थे, लेकिन ये हाउसेस जो है ये काफ़ी रॉ मटेरियल के द्वारा बनाए जाते थे। रॉ मटेरियल जिसमें आप कह सकते हैं कि है ना जो थैचेस हैं उनके द्वारा इनको बिल्ड किया जाता था, घास फूस के मकान बनाए जाते थे, और इसीलिए हम लोग देखें तो एक शॉर्ट पीरियड के अंदर ही ये मकान जो है ये धीरे धीरे डिके हो गए, धीरे धीरे ख़त्म हो गए। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो ये अर्बन एरिया जो है क्योंकि यहाँ पे लोग रहा करते थे और दैट्स वाई इसीलिए यहाँ पे वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दैट्स वाई इसीलिए यहाँ पे रेन वाटर टैंक्स जो है उनको बिल्ड किया गया। दैन साथ ही टेम्पल टैंक्स, यानी जो टेम्पल है उनके टैंक्स बनाए जाते थे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर थे जो कि पीपल्स के लिए अवेलेबल था। दैन साथ ही हम लोग देखें तो यहाँ पे न्यूमरस बिग और स्मॉल श्राइन्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, जिसमें कई सारे डिफरेंट कल्ट्स जो है डिफरेंट टाइप की जो परंपराएं हैं उनके साथ में ये बिलोंगिंग होते हुए हमारे सामने आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन जो सेंटर आपके सामने है दैट इज़ द रॉयल सेंटर। ऑल ऑफ ये रॉयल सेंटर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे साउथ वेस्ट जो पार्ट है विजयनगरा कैपिटल का उसके अंदर हमें ये रॉयल सेंटर अवेलेबल होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मोर देन 60 से ज़्यादा टेम्पल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। दैट्स वाई इसीलिए जब हिस्टोरियंस ने जब इस एरिया को सर्च किया तो वो कंफ्यूज हो गए कि क्या सच में ये एक रॉयल सेंटर है या फिर ये एक सेक्रेट सेंटर के रूप में राइज हुआ। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब हम लोग विजयनगरा की बात करते हैं तो विजयनगरा के अंदर रिलीजन और टेम्पल लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। दैट्स वाई इसीलिए जो रॉयल सेंटर जो था वहाँ पर भी एक लार्ज स्केल के ऊपर टेम्पल्स जो है उनको बिल्ड किया गया।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे टेम्पल्स थे। अगर हम लोग देखें तो हिस्टोरियंस ने 30 बिल्डिंग्स जो है उनको क्लासिफाइड किया है एज ए पैलेसेस के रूप में, एज ए महल के रूप में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। नाउ अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी टेम्पल्स जो है उनको काफ़ी ना एंटायरली एक तरह से कहा जाए मैसनरी के द्वारा इनको बनाया जाता था। सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सेक्युलर बिल्डिंग जो है उनको भी ना देखा जाए तो पेरिशेबल जो मटेरियल है उन मटेरियल के द्वारा उनको क्रिएट किया जाता था। हम देखें तो यहाँ पे लार्जेस्ट एनक्लोजर इन रॉयल सेंटर जो मिलता है दैट इज़ पैलेस। लेकिन है ना जो पैलेस है उसका हमें कोई भी प्रूफ जो है वो उस समय अवेलेबल नहीं होता। हम देखें तो ये पूरा एरिया जो रॉयल सेंटर वाला जो एरिया है, हमने फोर्टिफिकेशन की बात करी थी और क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था दैट्स वाई इसीलिए इस एरिया को सिक्योर करने के लिए हम लोग देखें तो एक डबल वॉल जो है उनको इस एरिया के चारों तरफ क्रिएट किया गया था। नाउ जब हम लोग रॉयल सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने आते हैं। पहला जो है वो महानवमी डिब्बा है जो कि आपके सामने मैंने पिक्चर में है। महानवमी डिब्बा की अगर हम लोग बात करें तो ये एक मैसिव, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें अवेलेबल होता है। अगर हम लोग देखें तो 11,000 स्क्वायर फीट इसका बेस है और अगर हम लोग इसकी हाइट की बात करें तो अराउंड 40 फीट के आसपास में इसकी हमारे हाइट अवेलेबल होती है। नाउ ये माना जाता है कि यहाँ पर है ना ये महानवमी डिब्बा जो है ये एक वुडन स्ट्रक्चर के द्वारा सपोर्ट करा जा रहा था, लेकिन है ना आज की डेट में हमें ये वुडन स्ट्रक्चर जो है ये अवेलेबल नहीं होता। नाउ ये महानवमी डिब्बा यानी ये जो ये हायर प्लेटफॉर्म है ये क्यों बनाया गया, इसके क्या पर्पस थे, इसके बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो है ना महानवमी, क्योंकि आपको मालूम है कि महानवमी जो है दैट इज़ अ नेम ऑफ फेस्टिवल ऑल्सो जो कि दशहरा के आसपास में सेलिब्रेट किया जाता है। दैट्स वाई इसीलिए हिस्टोरियंस जो है वो ये मानते हैं कि जो दशहरा वाला जो पीरियड है उसको सेलिब्रेट करने के लिए महानवमी इस डिब्बे को या इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ किया जाता होगा। दैन साथ ही यहाँ पे रिचुअल लाइक सेक्रीफाइसेस यानी जब है ना जो सेक्रीफाइसेस जब यज्ञ वगैरह हुआ करते थे उसमें जो है ना बलि वगैरह जो सेक्रीफाइस जो दिए जाते थे उसके लिए हम लोग देखें तो इसको यूज़ किया जाता था। या फिर कल्चर प्रोग्राम, क्योंकि ये एक फेस्टिवल्स होते थे, उन फेस्टिवल्स के अंदर जो कल्चर प्रोग्राम हुआ करते थे डांस और सॉन्ग के, उसके लिए भी हम लोग देखें तो महानवमी डिब्बा जो है उसको यूटिलाइज़ किया जाता था। दैन साथ ही महानवमी डिब्बा जो है इसकी इंपॉर्टेंस जो हमें मिलती है वो डिस्प्ले ऑफ रायाज पावर्स एंड प्रेस्टीज आती है। यहाँ पर साल के अंदर एक बार हम लोग देखें तो जो रायाज हैं वो अपनी यहाँ पर है ना अपनी आर्मी जो है उसको इकट्ठा किया करते थे और वो अपनी पावर को पीपल्स को शो किया करते थे। इवन हम लोग देखें तो जो नायिका हैं, नायक्स जो हैं उनके आर्मी को भी इनवाइट किया जाता था और इवन नायक्स जो है वो भी यहाँ पर आया करते थे और बाकायदा वो एनुअल ट्रिब्यूट जो है वो किंग्स को यहाँ पर पे किया करते थे। तो एक तरह से कहा जाए महानवमी डिब्बा का जो स्ट्रक्चर है वो रायस के लिए इम्पॉर्टेंट था अपनी पावर्स को शो करने के लिए। महानवमी डिब्बा के साथ भी हम लोग बात करें तो एक और जो है ना बिल्डिंग्स जो हमें मिलती है रॉयल सेंटर के अंदर वो है लोटस महल। लोटस महल जो है उसका यूज़ क्या था इसके बारे में हम लोग आज तक देखें तो कोई श्योर नहीं है, लेकिन मैकेंजी की अगर हम लोग बात करें तो मैकेंजी जो है वो ये कहते हैं कि लोटस महल जो है वो है ना एक चैम्बर था जहाँ पर किंग जो है वो अपने जो सलाहकार हैं उन सलाहकारों के साथ में बैठकर मंत्रणा या डिस्कशन जो है उसको किया करते थे। यहीं पे हजाराम टेम्पल मिलता है जिसके बारे में हम लोग देखें तो क्योंकि इसके अंदर हम लोग देखें तो हमें राम के कई सारे स्कल्पचर जो है वो अवेलेबल होते हैं और उन्हीं के स्कल्पचर लार्ज स्केल के ऊपर अवेलेबल होने की वजह से ही हम लोग इसको 1000 राम टेम्पल के नाम से बुलाते हैं। और इसके अंदर हम लोग देखें तो ये माना जाता है कि ये टेम्पल जो है ये रॉयल फैमिली का खुद का ओन टेम्पल था जहाँ पर वो जाकर वर्शिप वगैरह जो है वो किया करते थे। यहीं पे हमें ऑडियंस हॉल जो है उनके रियलेक्स अवेलेबल होते हैं जिसमें वुडन प्लेटफॉर्म वगैरह मिलती हैं, लेकिन है ना साथ ही है ना स्टेयर्स अवेलेबल होती हैं जो कि ये बताती हैं कि है ना सेकंड स्टोरी जो है वो डेफिनेटली रही होगी। लेकिन ऑडियंस हॉल की अगर हम लोग बात करें तो इसके रियलेक्स जो है वो आज की डेट में हमें बेटर तरीके से अवेलेबल नहीं होते। नाउ नेक्स्ट वन जो पॉइंट है हमारा वो है सेक्रेट सेंटर का। सेक्रेट सेंटर यानी धर्म हम लोग देखें तो है ना जो विजयनगर एम्पायर का जो एरिया है वो एरिया आसपास में मंकी किंगडम जो कि बाली और सुग्रीव के द्वारा है ना इस्टेब्लिश किए गए थे रामायण पीरियड के अंदर, उसके द्वारा कवर्ड है। ये पूरा हिली रीजन है और यहाँ पर हम लोग देखें तो दो इम्पॉर्टेंट डाइटीज़ के बारे में हमें एग्जाम्पल मिलता है जिनमें से पहला नाम जो है पंपा देवी का है, जिसके हम लोग देखें तो पंपा देवी जो है उन्होंने एक तरह से
जो विरूपाक्षा शिवा जो हैं उनके साथ में उन्होंने वर्षा मैरिज करी, और उन्होंने इस मैरिज को रिमेम्बरेंस करने के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पर पंपा देवी के टेम्पल्स या विरूपाक्षा के टेम्पल्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पर हमें जैन टेम्पल्स जो है उसके भी है ना रियलेक्स और उसके भी हमें नॉलेज होती है। दैन साथ ही हम लोग देखें तो यहाँ के जो किंग्स जो थे उनके लिए टेम्पल जो बिल्ड करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन माना गया। दैन साथ ही हम लोग देखें तो यहाँ पे ना जो किंग्स जो है वो टेम्पल्स को एक लार्ज स्केल के ऊपर लैंड ग्रांट्स दिया करते थे, जो कि रिलीजियस, सोशल, कल्चर और इकोनॉमी सेंटर के रूप में डेवलप होते थे। टेम्पल्स जो कि है ना धीरे धीरे बड़े होते जाते थे, उनका है ना सेंटर्स जो है वो डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज होता था। वो रिलीजियस भी हुआ करते थे, वो सोशल भी हुआ करते थे, वहाँ पे कल्चर प्रोग्राम्स भी हुआ करते थे, और इवन हम लोग देखें तो जो टेम्पल्स जो है वो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ के लिए भी यूटिलाइज किए जाते थे। नाउ यहीं पे हम लोग देखें तो विजयनगर रूलर जो है उनके गॉड के रूप में विरूपाक्षा जो है उनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी अधिक थी। जो रॉयल ऑर्डर्स जो है वो हमेशा विरूपाक्षा के साइन से ही दिए जाते थे। और दैन साथ ही हम लोग देखें तो है ना जो रूलर्स जो है वो विरूपाक्षा टाइटल भी यूज़ करते थे, और दैन साथ ही वो अपने लिए हिंदू सुल्ताना जो टाइटल है उसको भी वो यूटिलाइज़ किया करते थे। हम लोग देखें तो जो किंग की जो विज़िट हुआ करती थी टेम्पल पे, वो एक स्पेशल स्टेट ओकेशन के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता था। ऑल ऑफ यू, जब हम लोग टेम्पल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने विजयनगर रूलर्स की जो टेम्पल्स हैं, स्पेशली ये सारे टेम्पल्स जो है ये द्रविडियंस थे। और जब हम लोग द्रविडियंस, मैंने आपके सामने एक है ना पिक्चर दी है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि द्रविड जो स्टाइल ऑफ टेम्पल है वो किस तरह से है। हम देखें तो जो द्रविड स्टाइल जो है उसमें 2-3 फीचर्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे शिखरा है, शिखरा का मतलब जो होता है दैट इज़ टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ टेम्पल, जो कि सबसे ऊपर की तरफ होता है। और दैन जो विमान जो कि पूरी तरह से कहा जाए गर्भगृह, गर्भगृह का मतलब है जो जो छोटा सा रूम जहाँ पे डायटी की स्टैचू है उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर जो है उसको विमान के नाम से बुलाया जाता है। देन ये इस गर्भगृह के बाहर हम देखें तो एक लार्जर हॉल जो है उसको क्रिएट किया जाता है जिसका नाम मंडपा है। मंडपा बेसिकली पीपल, ये बड़ा इसलिए होता था कि लोग यहाँ पर इजीली असेंबल हो सके। ये पिलर्ड हुआ करता था ताकि है ना पिलर के बोथ साइड में पीपल्स के साथ साथ में हम लोग देखें तो जो शॉपकीपर्स जो है वो अपनी शॉप को लगा सकें, ताकि यहाँ पर इकोनॉमी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भी किया जा सके। कल्चर प्रोग्राम्स यहाँ पर मंडपास के अंदर परफॉर्म किए जाते थे। और जब, क्योंकि मैंने आपको कृष्णदेव राय के बारे में बताया था जिन्होंने गोपुरम को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। गोपुरम का मतलब था गेटवे, जो कि काफ़ी एक लार्जर एरिया के अंदर एक क्रिएट किया जाता था, एक लार्जर स्ट्रक्चर के रूप में क्रिएट किया जाता था, जो कि है ना टेम्पल को एक बहुत रॉयल लुक देने का काम करता था। और इसीलिए गोपुरम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के रूप में हमारे सामने आता है। सो मंडपास और गोपुरम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हैं टेम्पल्स के। नाउ यहाँ पर जब हम लोग विजयनगर डायनेस्टी की टेम्पल्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल जो हमारे सामने आता है वो है विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल क्योंकि ये एक है ना मेन श्राइन थे जो कि कृष्णदेव राय जो विजयनगर रूलर्स के द्वारा किए गए थे। ये एक तरह से कुल देवता के रूप में आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। शिवा के एक है ना अवतार के रूप में विरूपाक्षा की यहाँ पे पूजा की जाती थी। और विरूपाक्षा का टेम्पल जो है उसके सामने जो हॉल है जिसको मंडपा के नाम से हम लोग बुला सकते हैं, इसको माना जाता है कि कृष्णदेव राय ने अपना जो है ना सक्सेशन जो था, अपना है ना असेशन जो था, अपना राज्यारोहण जो था उसके रिमेम्बरेंस के अंदर इसको उन्होंने बिल्ड किया था। नाउ देन साथ ही हम लोग देखें तो है ना ये कहा जाता है कि विरूपाक्षा जो टेम्पल है उसके लिए कृष्णदेव राय जो है उन्होंने ईस्टर्न जो गेटवे है उसको भी उन्होंने बिल्ड किया। नाउ टेम्पल की ही हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल जो आता है दैट इज़ विठला टेम्पल। ऑल ऑफ यू, बेसिकली आप देखें तो है ना एक कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिलता है। सदर्न इंडिया के अंदर हम लोग देखें तो आइदर पीपल जो है वो शिवा के वर्शिपिंग में है या फिर विष्णु के। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो विजयनगरा रूलर्स के अंदर हम लोग देखें तो शिव और है ना विष्णु जो है इन दोनों के डाइटीज़ और इन दोनों की वर्शिपिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर विठला टेम्पल जो है उसका भी एग्जाम्पल हमें मिलता है। विठला का मतलब है विष्णु, और बेसिकली ये माना जाता है कि विठला जो है वो उनको एक लार्ज स्केल के ऊपर जो वर्शिपिंग है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन इसके बावजूद है ना विठला टेम्पल जो है उसको विजयनगरा के अंदर बिल्ड किया गया। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो इस टेम्पल के अंदर सेवरल हॉल्स हमें मिलते हैं। और दैन साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे सामने आता है वो है विठला टेम्पल के बाहर एक हमें यूनिक श्राइन जो है वो शेप का उसका मिला है। शेप जो है वो चैरियट का यानी रथ का है।
बेसिकली ये माना जाता है कि जो रथ टेम्पल्स जो हैं वो सूर्यास्त के या सूर्य भगवान जो है उनके साथ में है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें तो विठला टेम्पल के अंदर जो चैरियट जो टेम्पल जो बनाया गया वो विष्णु भगवान की रिमेम्बरेंस या उनकी वर्शिपिंग के लिए बनाया गया। नाउ टेम्पल्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और दैन साथ ही हम लोग देखें तो टेम्पल्स के साथ साथ में इकोनॉमी एक्टिविटीज़ भी थी, और इन्हीं इकोनॉमी एक्टिविटीज़ के साथ में हम लोग देखें तो सम ऑफ द फीचर्स जो है वो इस समय हमारे सामने विजयनगरा को लेकर आते हैं। विजयनगरा की स्टडीज़ जब हम लोग करते हैं तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर आकर ये काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल हो जाती है, जहाँ पे प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स और बाजार्स की बात की जाती है। ऑल ऑफ यू, मैंने अभी आपको, हमने जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तो हमने कॉलिन मैकेंजी की बात करी थी, हमने सर्वेस की बात करी थी, और हमने सर्वेस के अंदर हम जो मैप हैं उनकी इंपॉर्टेंस को हम लोग हमेशा याद रखते हैं। 1976 के अंदर हम लोग देखें तो हम्पी जो है वो रिकग्नाइज होती है एज ए साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में। फोटोग्राफ, प्लान, एलिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर और स्कल्पचर जो है उनको बिल्ड किया जाता है। ट्रैवलर्स अकाउंट जो है उसकी उनको सर्च किया जाता है ताकि इसे ना साइट जो है उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, और इसको अंडरस्टूड करने के लिए हम लोग देखें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर डिवाइड द एंटायर एरिया इंटू 25 स्क्वायर्स, यानी जब कार्टोग्राफर्स जब मैप बनाते हैं तो उस मैप को वो क्या करते हैं, उस एरिया को वो डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे स्क्वायर्स के अंदर। हम लोग देखें तो उन्होंने पूरे एंटायर एरिया को 25 स्क्वायर एरियाज़ के अंदर डिवाइड कर दिया, और देन इस 25 स्क्वायर्स को उन्होंने डिवाइड किया और स्मॉलर स्क्वायर्स के अंदर, और देन साथ ही स्मॉलर स्क्वायर जो थे उनको और डिवाइड किया स्मॉलर यूनिट्स के अंदर। और यहीं पे हम लोग देखें तो उसके जो स्मॉलर यूनिट्स जो थी उसको उन्होंने रोड्स, बाज़ार और टेम्पल्स हैं उनको उन्होंने उस एरिया के अंदर लोकेट करने की कोशिश जो है वो की। एक तरह से कहा जाए ये एक कार्टोग्राफर का एक है ना एक्टिविटी है, जिसके अंदर वो है ना स्मॉल टू स्मॉलेस्ट जो यूनिट्स हैं उनको क्रिएट करते जाते हैं, और स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर वो उस इम्पॉर्टेंट एरिया को एक तरह से उस एरिया को मार्क करने की कोशिश करते हैं। इसी की बेस के ऊपर हम लोग देखें तो इसी ट्रेडिशन या इसी आर्ट के थ्रू प्लॉटिंग जो है पैलेसेस, टेम्पल्स और बाजार्स उसकी की जाती है। ऑल ऑफ यू, नाउ हम लोग देखें तो कई सारे क्वेश्चंस जो है वो ऐसे चैप्टर्स जो है वो हमारे सामने लाते हैं। जैसे जब हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो है ना हमारे सामने कई सारे क्वेश्चन राइज होते हैं, जैसे वो हाउ दे वर बिल्ट, उनको कैसे बनाया गया होगा, व्हाट मटेरियल और टेक्निक जो है उस टेम्पल के अंदर लगी होगी, और देन साथ ही है ना वो टेम्पल्स और जो स्ट्रक्चर्स जो है वो किस तरह से स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ और कल्चर इन्फ्लुएंस को किस तरह से वो शो करते होंगे। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो जिनका आंसर्स जो है वो हम लोग है ना इन एरियाज़ को जब देखते हैं तो उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। आई होप सो कि ना मैंने एक बहुत शॉर्ट, एक बहुत जल्दी में ना मैंने आपको है ना ये चैप्टर जो है इसका ग्लिम्पस देने की कोशिश करी है, एक है ना मैंने इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है, और होपफुली मैं ना अपने इस है ना एफर्ट के अंदर सक्सेसफुल भी रहूँगा। सो आप है ना इस चैप्टर को रीड करें, और मैं नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर 8 की बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।